हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीडब्ल्यू। दोस्तों, राम जेठमलानी की एक बुक है ए स्मॉल मैन बिग ईगोज। इस बुक में उन्होंने खास करके ये जो अपने जो प्रोफेशनल राइवल्स या कह लें कि पॉलिटिकल राइवल्स को उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ए स्मॉल मैन बिग ईगोज, इसको अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बड़ा ही सटीक बैठता है। वहाँ हम ये कह सकते हैं, इसको जस्ट मॉडिफाई करके इसी कंसेप्ट को हम कह सकते हैं कि स्मॉल नेशंस बिग ईगोज। और अगर हम इसे साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में देखें तो बड़ा ही अप्रोप्रिएट है। मालदीव्स में जब प्रेसिडेंट मुइजू की गवर्नमेंट बनी और जब लास्ट ईयर नवंबर 2023 में, तो वो तो अपना इलेक्शन इंडिया आउट कैंपेन पर जीते थे। लेकिन जैसे ही वो पावर में आ गए तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल चेंज हिज पोजीशन ऑन वेरियस इश्यूज। लेकिन उन्होंने उनके जो व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। उनकी भी उन पॉलिसी मोरलेस एंटी इंडिया ही बिगनिंग में थी। अगर देखें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट की अगर पहले कभी भी फर्स्ट ओवरसीज विजिट होती थी तो इंडिया होता था। दैट वाज द ट्रेडिशन। इवन अब्दुल्ला यमीन जो ऑलरेडी इंडिया के काफ़ी अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने भी इस पॉलिसी को ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट उन्हीं की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। बाद में भले वो इंडिया के साथ उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और इंडिया मालदीव्स रिलेशन में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन मुइजू ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक किया। वो इस्लामिक कंट्री टर्कीज उसको वो प्रेफर किए फर्स्ट ओवरसीज विजिट के लिए। उसके बाद उनकी जो विजिट है वो चाइना होती है। और चाइना से वापस आने के बाद इनफैक्ट उन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंडिया के अगेंस्ट में यूज किया। उनका कहना था कि मालदीव्स में बी ए स्मॉल कंट्री बट इट डजंट अलाउ अदर्स टू बुली अस। तो इसका मतलब स्पष्ट लग रहा था कि जैसे वो इंडिया को एक बिग ब्रदर के तौर पर मानते हैं, वो जो हमेशा दूसरे को धमकाता रहता है। ऐसा उनका अप्रोच था। इवन उसके बाद जस्ट ही स्टार्टेड insisting on the withdrawal of Indian defense personnel who are stationed in Maldives for the operation of certain defense platforms like Dornier aircraft और इवन जो कुछ हेलीकॉप्टर्स थे उन सबों के लिए इंडिया ने अल्टीमेटली ऑब्लाइज किया। उन्हें अपने सारे जो डिफेंस पर्सनल उसको विड्रॉ कर लिए। लेकिन मालदीव्स को कुछ ही दिनों में समझ में आ गया, जबकि उनके इंडियंस जो टूरिस्ट थे, इंडियन टूरिस्ट, उनके विजिट में काफ़ी कमी आ गई। और तत्पश्चात हुआ कि भाई टूरिज़्म जो मालदीव्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें भी गिरावट हुई और कह लें कि द कंट्री वाज मूविंग टुवर्ड्स डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद वो चाइना के पास नहीं गए हेल्प के लिए और इवन ही डिडंट एक्सपेक्ट or didn't get any assistance from Chinese to bail the country out. उनका जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो इंडिया की तरफ। ही आस्क्ड फॉर इंडियन असिस्टेंस टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सेम सिचुएशन अगर आप देखें तो नेपाल में भी है। नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, ये भी ट्रेडिशन को ब्रेक किए और चाइना को अपना पहला ओवरसीज ट्रिप के लिए चुना। तो ये अलग बात है कि उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट हम एक आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो छोटी कंट्री हैं, स्मॉल नेशंस, दे ट्राई टू प्ले द गेम और इवन दे ट्राई टू टेक ऑन देयर लार्जेस्ट नेबर विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। अब 5 अगस्त से जब बांग्लादेश में भी शेख हसीना की गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ और
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, तो उनका भी एटीट्यूड इंडिया के कह लें कि प्रति कोई फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि शेख हसीना के टाइम में अगर देखें तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन माने काफ़ी अच्छा माना जाता था। ये बेस्ट एवर इनफैक्ट कहा जा सकता था कि ऐसा जो रिलेशन माने दिस कैन बी ए टेम्पलेट फॉर अदर नेबरिंग कंट्रीज टू फॉलो। लेकिन यूनुस की गवर्नमेंट जो है उसमें जैसे ही ये आई तो उसी के बाद अगर देखें कि देर वॉज ऑलमोस्ट स्पेट ऑफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑफिशियल्स और इवन सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। वो बार बार कहते हैं कि ना वी वांट वेरी क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया बट इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड इक्वलिटी। लेकिन वो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहे थे कि भाई इक्विटी का मतलब क्या है और इसमें किस मामले में आप देख रहे हो कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में इक्विटेबल रिलेशन नहीं है या इसमें कहाँ इनइक्वलिटी उभर के आती है। मैं ऐसा कोई इनफैक्ट अगर आप देखें कि बांग्लादेश को इंडिया के से इकोनॉमिक में काफ़ी फायदा था। इंडियन कंपनीज ह्यूज मेड ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट देयर और इवन जो अगर टेक्सटाइल जो बांग्लादेश का काफ़ी राइजिंग सेक्टर था और जिसका कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश के जीडीपी में बहुत ही अधिक है, वो वहाँ उसमें भी अगर देखें तो बहुत सारी जो रेमंड और अदर इंडियन कंपनीज दे हैड सेट अप देयर बेसिस देयर। तो इस तरह से ऐसा नहीं था कि हाँ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में कोई इनइक्विटेबल सिचुएशन था, लेकिन इन लोगों का स्टेटमेंट आता। उसके बाद अगर देखें तो अभी 16 दिसंबर को जो विक्ट्री दिवस मनाया जाता है तो इसमें नॉर्मली इंडिया बांग्लादेश दे टुगेदर सेलिब्रेट दिस ओकेजन। लेकिन इस बार एक सिंपल प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स है उसको ग्लोरीफाई किए, उनके जो ब्रेवरी को सेलिब्रेट किए। लेकिन इससे बांग्लादेश के जो अभी या कह लें कि सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको बड़ा इससे दुख। वो जैसे अभी यूनुस के जो लीगल एडवाइज़र हैं नजरुल आसिफ नजरुल, उन्होंने इसको कंडेम किया। वो कहते हैं कि भाई इंडिया तो कुछ है ही नहीं, इंडिया वाज जस्ट एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर देन दैट। ये इस बात को भूल जाते हैं कि भाई अगर इंडिया के इंटरवेंशन नहीं होता तो बांग्लादेशी कितना भी हाथ पांव मार लेते, कितने भी कुछ कर लेते, वो इंडिपेंडेंस हासिल करने में कभी सक्षम नहीं होते। अगर उनको नहीं इसका विश्वास है तो देख ले पैलेस्टीन, द पैलेस्टीन पीपल दे आर स्ट्रगलिंग और दे हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स फॉर द हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर सेवरल डिकेड्स, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और इनफैक्ट अब तो देखें कि इजराइल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, इवन वहाँ अपने फोर्स को परमानेंटली डिप्लॉय करने की बात कर रहा है और जिसमें कितने लोग वन वे करने में ऑलमोस्ट सेम। और इसका एक ही मेजर रीजन है कि इंडिया इजराइल हैज़ द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एकमात्र रीजन है। अगर आप उस समय देखें 71 में तो पाकिस्तान वाज इन द कैंप ऑफ यूएस एंड इनफैक्ट यूएस had sent its fleet to protect Pakistan's territory from assault from India। तो उस समय वो ऑलरेडी ये थे। अगर इंडिया ये जो मल्टी फ्रंट स्ट्रेटजी नहीं अपनाता, अगर वो पाकिस्तान पर अटैक न केवल ईस्ट पाकिस्तान में करता और इवन वेस्ट पाकिस्तान को भी टारगेट नहीं करता तो कभी पाकिस्तान सरेंडर कर ही नहीं सकता था। तो इस सिचुएशन को एक लेमैन भी कर सकता है, लेकिन इन बांग्लादेशियों को जो न्यू एलिट हैं उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका जो ईगो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। इसलिए वो देख रहे हैं कि पहले तो वो अपने जो फाउंडिंग फादर हैं और इवन वहाँ के जो फादर ऑफ नेशन कहने की शेख मुजीबुर रहमान है उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो इवन मोहम्मद यूनुस ने जो अपने सेलिब्रिटी स्पीच उस दिए हुए थे 16 दिसंबर को, ही डिडंट मेंशन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो ऐसे को आप क्या कर सकते हैं कि जो अपने ही जो सुप्रीम लीडर है
उसके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो इंडिया को क्या एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से बांग्लादेश का इंडिया के एंगेस्ट में जो अप्रोच है वो दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक इंडियन प्रपोजल था, वो शेख हसीना के टाइम से था कि भाई इंडियन कंपनीज विल यूज अ प्लेस कॉल्ड अखौरा इन बांग्लादेश टू रूट हाई स्पीड इंटरनेट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश की जो टेलीकॉम कंपनी है, इट डिडंट अलाउ, they have rejected the proposal on the ground that it will harm Bangladesh ability to service to provide internet services to some parts of China and Myanmar। तो ये एक जस्ट बहाना है, क्योंकि ये स्थिति पहले भी थी अभी भी है। उसके अलावा अगर देखें तो बड़ा ही एक कहने की एक डेफिएंट मूव है बांग्लादेश की तरफ। इन्होंने क्या किया कि जो टर्की से कुछ ड्रोन खरीदे हैं, बैरक्तार TB2, और उसको इन्होंने जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि 5 जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इनके साथ बॉर्डर है, इनका बॉर्डर मिलता जुलता, तो उसमें मेघालय और त्रिपुरा के बॉर्डर के आसपास ये ड्रोन को डिप्लॉय करते हैं। ये नॉर्मली ऐसा कभी नहीं, फ्रेंडली कंट्री में ऐसा कभी होता ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये डिफेंसिव पर्पस है, वी हैव डिप्लॉयड इट फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेस, ISR पर्पस से हमने किया है। लेकिन आज तक तो ये नहीं हुआ था कि भैया आप इमीडिएट अब डिप्लॉय कर रहे हो इधर ड्रोन। अगर इंडिया कभी भी इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने की तरफ से रिस्पॉन्स पर आई कर लें कि सख्त है, इसलिए सारी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी दे हैव पुट ऑन हाई अलर्ट कि जैसे ही अगर इन जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके आते तो इट कैन बी शॉट डाउन। अगर आपको याद होगा तो 2019 में भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री ड्रोन है उसको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने शॉट डाउन किया बीकानेर सेक्टर में। उसके पहले कुछ रीजन जो गुजरात का है वहाँ भी एक ड्रोन को टारगेट किया गया था। तो इस तरह से इनफैक्ट अगर कभी जो बांग्लादेशी ड्रोन है वो इंडियन टेरिटरी में इंक्रोचमेंट में भी कह लें कि इवन बाय एक्सीडेंट एंड समथिंग हैपन्स अगेंस्ट इट, दे मे रेज दिस इशू और इट मे फर्दर स्ट्रेन द रिलेशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। लेकिन इन लोगों को इसकी चिंता नहीं है, वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो टू देयर सपोर्टर्स दैट वी आर रेडी टू स्टैंड अप टू इंडिया। माने ये जस्ट एक वो कह लें कि वो जो लोकल अपने जो कंस्टिट्यूंसी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ साथ ये आउटर एक मैसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं चाइना एंड अदर, जो चाइना पाकिस्तान जो इनको फ्रेंडली कंट्री लग रहा है उसको। इस तरह से एक बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा ही डेलिब्रेट मूव है। लेकिन ये स्थिति बहुत दिन तक टिकने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें कि वहाँ पॉलिटिकली जो इनस्टेबिलिटी वो बनी हुई है। यूनुस गवर्नमेंट आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी को जो मजिस्ट्रियल पावर दिया है और आर्मी को डिप्लॉय किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। वहाँ जो मॉब कल्चर डेवलप हो गया है वो कंटिन्यू है। अभी भी जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में खास करके हिंदूज बुद्धिस्ट इस सबको टारगेट किया जा रहा है। और अभी तो कुछ दिन पहले अगर हम देख लास्ट वीक जो तबलीगी जमात के ही 2 गुट में बड़ा ही वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। तो जिस तरह से पाकिस्तान में जो हम स्थिति देख रहे हैं कि सेक्टेरियन जो फ्यूड है या रिलीजियस फ्यूड है, तो वो बांग्लादेश में भी धीरे धीरे पनप रहा है और ये बांग्लादेश के हित में नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी डगमगाई हुई है, क्योंकि डे बाई डे हमेशा एक खबर आती है कि भाई कोई ना कोई जो गारमेंट की फैक्ट्रीज है वो बंद हो गई है, एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, इवन फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट एनफ टू कीप इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरह से अभी उनकी उम्मीद है कि भाई ये जो IMF से बेल आउट पैकेज मान $4.7 बिलियन का हमें मिल जाएगा तो फिर हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो इकोनॉमी की स्थिति
जो है वो शेख हसीना के ही टाइम से। उस समय इन ये डेटा मैनिपुलेशन के कारण बांग्लादेश को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि एक बहुत ही माने वन ऑफ द टाइगर इकोनॉमीज और कह लें, और उसका जो ग्रोथ है वो इतना फास्ट है। ये सब मान लेंगे कि ये फॉल्स नैरेटिव था। लेकिन ये सारे तो कंडीशन चले हैं। अब एक नया हेडेक बांग्लादेश के लिए वो म्यांमार बॉर्डर पर आ गया है। ये अराकान आर्मी जो बुद्धिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट 80% एरिया को कैप्चर कर लिया, और इवन इंटायर जो स्ट्रेच है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर का 270 किलोमीटर वो पूरे पर कंट्रोल है। तो बांग्लादेश को अब लग रहा है कि उनके लिए खास करके जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, उस पर स्थिति और ख़राब होगी। क्योंकि अराकान आर्मी ने कहा है कि ये सारे जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उसमें वहाँ से करीब 10 से 11 जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ तो मिलिट्री जुंता के साथ मिलकर के उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, और इसका बड़ा एविडेंस भी उनको मिला है। क्योंकि मोंगदो जो टाउनशिप है उस पर कैप्चर जब अराकान आर्मी को हुआ तो उस समय वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर के साथ साथ बहुत सारे रोहिंग्या भी अरेस्ट हुए हैं, वो दे हैव ऑल्सो सरेंडर्ड। तो एक उनका बड़ा ही क्लिंचिंग एविडेंस मिल गया कि वे रोहिंग्याज दे आर वर्किंग अगेंस्ट देम इन कोलैबोरेशन विद द मिलिट्री लीडरशिप। और दूसरी बात है कि अगर ट्रेडिशनली भी देखें तो ये अराकान आर्मी एंड इट्स फॉलोअर्स, खास करके बुद्धिस्ट जो लोकल बुद्धिस्ट हैं, वो लोग इस रोहिंग्या को समझते हैं बांग्लादेशी। दे थिंक दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स इन म्यांमार, सो दे शुड नॉट हैव इक्वल राइट्स विद द लोकल पॉपुलेशन। तो उनका भी अप्रोच इन रोहिंग्या के रिपेट्रिएशन के लिए अधिक नहीं है। अगर इनफैक्ट देखें तो इस ओंगदो मोंगदो के पहले जो बुथीडंग टाउन है उस पर जब कैप्चर हुआ इन लोगों ने किया, और इनफैक्ट उस पर जब फाइट चली रही थी उसे कैप्चर करने के लिए, तो अराकान आर्मी ने वहाँ के जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है उन लोगों को फोर्स किया, कंपेल किया टू इवैक्यूएट। और जब जैसे ही वो लोग वहाँ से शिफ्ट किए तो उनके घरों में आग लगा दी इन लोगों ने। इवन इनफैक्ट जो फीलिंग रोहिंग्याज है उन पर भी अटैक किया। तो इससे पता चलता है कि रोहिंग्या के प्रति इन लोगों का क्या रवैया है और ये लोग कैसे उसको देखते हैं। तो अब बांग्लादेश को गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे ही अब अराकान आर्मी का कंट्रोल इस पूरे रखाइन प्रोविंस में हुआ है तो दे विल क्रैक डाउन अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम्स, और उसके कारण हुआ कि एक बार फिर से जो माइग्रेशन का दौर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जुलाई से ऑलमोस्ट 60,000 रोहिंग्याज दे हैव ऑलरेडी फ्लेड टू बांग्लादेश, और उनको लग रहा है कि ये सिलसिला और मोमेंटम पकड़ लेगा कुछ दिनों में। अभी भी ऑलरेडी 10 लाख रोहिंग्याज वो जो वेरियस सीवर्स में अपना वहाँ रह रहे हैं। तो इससे तो एक जो बांग्लादेश गवर्नमेंट पे इकोनॉमिक बर्डन तो है ही, क्योंकि इतने बड़ी पॉपुलेशन को, एक तो ऑलरेडी वहाँ का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 170 मिलियन है बांग्लादेश का अपना, और एक साथ में 1 मिलियन एक एडिशनल बोझ पड़ गया। तो उस कारण बांग्लादेश की स्थिति और भी बदतर होगी। एक तो बाहर से असिस्टेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का भी रिपोर्ट आया, उसमें हुआ कि भाई इस बार जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 852 मिलियन ऑलमोस्ट 8 मिलियन इतना मिलियन डॉलर असिस्टेंस में मिले रोहिंग्या को के अपकीप के लिए, लेकिन उनको हार्डली 50% ही मिला है अभी तक। तो इससे इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा। लेकिन साथ में है कि रोहिंग्याज दे डू नॉट हैव प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ वो अपने आप को इंगेज कर सके। तो अपने जो अर्निंग के लिए वो लोग कर रहे हैं कि भाई वो भी दे आर ऑल्सो इंडल्जिंग इन इलीगल एक्टिविटीज़, और उसमें जैसे आर्म्स स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इवन नॉर्मल गुड्स स्मगलिंग, ये सारे जो इलीगल वर्क हैं इसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो बांग्लादेश के लिए एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो इस तरह से देखिए कि बांग्लादेश को एक नया हेडेक, पहले तो था कि वो केवल इकोनॉमिक बर्डन था, अब इकोनॉमिक ही नहीं, एक तो लग रहा है कि भाई वो बर्डन और एग्रेवेट करेगा, और दूसरी बात है कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए अभी तक वो उनको था कि भाई वो आर्मी, ये जो म्यांमार आर्मी है, लीडरशिप है, और चाइना के साथ बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दे विल बी होपिंग फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम बांग्लादेश टू म्यांमार। लेकिन अभी तक नॉट ए सिंगल रोहिंग्या हैज़ बीन रिपेट्रिएटेड। तो अब उनको लग रहा है कि एक निराशा की स्थिति होगी। ये जो न्यू गवर्नमेंट को खास करके दे आर होपलेस कि ये जो हम रीजनल लीडर्स को यानी चाइना और इस सबको इंगेज करके मामला में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए अब यूएन के साथ मिल करके वो नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें उनका एजेंडा यही होगा कि भाई म्यांमार गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए और समहाउ देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू रिपैट्रिएट ऑल दीज रोहिंग्याज। लेकिन इट इज ईजियर सेड देन डन। जब तक बांग्लादेश को इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक रोहिंग्या क्राइसिस को रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, लेकिन इवन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन या एक प्रेशर बिल्डअप करना जो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप है उसके ऊपर, ये इतना आसान काम नहीं है। और आई थिंक इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसके जो मोटर माउथ्स लाइक ये महफूज आलम है, जो पूरे इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के उसके ऊपर अपना दावा कर रहे हैं कि ये टेरिटरी तो बेसिकली बांग्लादेश का होना चाहिए। तो ऐसे जो मोटर माउथ्स को अपने जो पब्लिक कमेंट्स पर है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, और साथ में यूनुस गवर्नमेंट को इंडिया के साथ जो अभी तक स्ट्रेन रिलेशंस है उसको रिजॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।